नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स व्हाइल काउंसलिंग। काउंसलिंग करते टाइम पे एक कैंडिडेट क्या क्या मिस्टेक नॉर्मली यूजुअली करता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह की मिस्टेक्स कर सकते हो, तो आप अवेयर रह सकते हैं। दोस्तों, मिस्टेक्स जो है वो कैंडिडेट स्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस से ही। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो एप्लीकेशन में डिटेल्स गलत डाल देते हैं। आज की बात है, एक कैंडिडेट ने अपना स्टेट जो है वो स्टेट ही गलत डाल दिया। जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है वो स्टेट ही उसने नहीं डाला। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो वैसा नहीं कर सकता था या प्रॉपर अपना स्टेट का डिटेल नहीं डाल सकता था, लेकिन हो जाता है एट इंस्टेंट, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ओवर एक्साइटेड या इम्पेशेंट होने से ये सारी गलतियां हो जाती हैं। फॉर्म फिल करना, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड को प्रॉपर्ली देखते नहीं है, वेरीफाई नहीं करते हैं, तो कई सारे कैंडिडेट को बाद में काउंसलिंग में परेशानी होती है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं चलता कि किसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन आया और चला गया। वो अलर्ट नहीं रहते रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि रिजल्ट आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो फॉर्म आने के कुछ दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन चालू कर देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद। तो वो ऐसा सोच के बैठते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो तभी होगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो पहले करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, तो यहां रजिस्ट्रेशन मिस करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे स्टेट की रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। प्रॉपर साइज उन्हें नहीं पता होता, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो गलतियां करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम पे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग नॉर्म्स हैं। अगर वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी में कितनी कैटेगरीज हैं और उसका उन्होंने लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना रखा है कि नहीं बना रखा है। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसका उनके पास है कि नहीं। एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका उनके पास है कि नहीं। एनआरआई कैटेगरी के जितने भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है। डॉक्यूमेंट पहले से वो प्रिपेयर करके रखते नहीं है। एट इंस्टेंट फिर उनको लगता है कि अब हम क्या करें। तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं देते वो। जो उनका टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में करना होता है। और अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वहां तो उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। रात में 12, 1, 2 बज जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक टाइम लग जाता है। लगातार 4 दिन, 5 दिन तक वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते रहते हैं। और अगर आप आज जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, हो सकता है आपका नंबर कल आए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल बहुत हेक्टिक है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो वो आपको परेशान कर देंगे। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कैंडिडेट जो है वो गलती करते हैं। स्टार्टिंग में रिलैक्स रहते हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है उन्हें लगता है अच्छा अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट राउंड में देखते हैं कि हमें कौन कौन सी सीट्स मिलती है या क्या मिल पाता है। जो उन्हें नहीं भी लेना होता, जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो चॉइस फिल कर देते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो फर्स्ट राउंड में ही सिक्योरिटी फी फोरफीट कर लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता और वो सिक्योरिटी फीस उनकी फोरफीट हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में उन्होंने जो सीट चॉइस फिल किया है उन्हें पता भी नहीं है कि उस पर्टिकुलर सीट की फीस क्या है, और उन्होंने चॉइस फिल कर दिया, उनको सीट अलॉट हो गया और वो सीट उन्हें लेना नहीं है क्योंकि वो फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो जो 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए उन्होंने जमा किया, वो पैसे उनको वापस नहीं मिलने। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जब सर्वर डाउन रहता है तभी ट्राई करते रहते हैं, इम्पेशेंट होकर के बार बार ट्राई करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सबमिट कर दिया, अपलोड हो गया, लेकिन वो एक्चुअली सर्वर डाउन होने की वजह से अपलोड ही नहीं हो पाता है। बाद में उनकी एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम ही नहीं उस कैंडिडेट का आता है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आप, जब रजिस्ट्रेशन खुल रहा है तो किस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस टाइम पे आपको सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करना है, कैसे करना है। सिक्योरिटी फीस आपने डिपॉजिट कर दिया, वहां शो नहीं हो रहा है, आप घबरा गए, आपने दोबारा पे कर दिया, तिवारा पे कर दिया, पता चला 2 लाख तो आपके कटे, 2 लाख के साथ और 2 लाख रुपए आपके कट गए
और वो पैसा फिर तुरंत वापस नहीं आता, कई बार उसी टाइम पे वापस आता है जिस टाइम पे ये जो सिक्योरिटी फी रिफंड होने का जो टाइम होता है उसी टाइम पे वापस आता है। ऐसे अगर आपने 2 स्टेट में गलती कर दी तो 4 लाख रुपए तो वैसे ही ब्लॉक हो गए। अगर आपको प्रॉपर डिटेल नहीं पता कि पूरे भारत में कौन कौन सा कॉलेज है जहां के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आप कितने स्टेट की काउंसलिंग करेंगे। तो पहले बहुत रिलैक्स होते हैं कैंडिडेट्स, जिस टाइम पे काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होती है उस टाइम पे अचानक से जो उनके दोस्त कर रहे होते हैं या फिर उनके सीनियर्स ने कुछ सजेस्ट कर दिया, यहां भर दो, वहां भर दो, वहां भर दो, वो 4-5 स्टेट को, क्योंकि 4-5 स्टेट से ज्यादा की कैपेबिलिटी उनकी नहीं होती, वो हर स्टेट में सिक्योरिटी फी वो डिपॉजिट नहीं कर सकते, उन स्टेट में फॉर्म वो फिल कर देते हैं। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे उन्हें सीट मिल जाती है, कहीं पे नहीं मिलती है, कहीं पे उन्हें सीट मिल जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब लूं कि नहीं लूं। सेकेंड राउंड में पता चला मुझे ये भी ना मिले, अगर उन्होंने ले लिया सेकेंड राउंड में फिर वो सरप्राइज हो जाते हैं, अरे मुझसे तो जिसका रैंक बहुत खराब है उसको भी इतने अच्छे कॉलेज में मिल गया, क्योंकि उनकी प्रॉपर स्टडी नहीं है, उन्होंने स्टडी नहीं किया है काउंसलिंग को, उन्होंने ट्रेंड नहीं देखा है, उन्होंने किसी प्राइवेट वेबसाइट पर जाकर के देख लिया कि अच्छा ठीक है 670 नंबर पे इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, उन्हें नहीं पता किस कास्ट किस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले को मिला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जनरल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है वो। सेंट्रल पूल कोटा के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रमित करते हैं, सेंट्रल पूल कोटा, सेंट्रल पूल कोटा। सेंट्रल पूल कोटा क्या होता है? सेंट्रल पूल कोटा में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है। गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशन के लिए उनको वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, अगर वो वॉर विडोज या ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो जिनके फादर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्स में शहीद हुए हैं या फिर आर्मी में, एयर फोर्स में, किसी भी ऐसी जगह पे शहीद हुए हैं। स्पेशली उन्हीं लोगों को ये जो कि देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन लोगों के लिए जो फिर चक्र अवॉर्डीज हैं, परमवीर चक्र और इस तरह के जो चक्र अवॉर्डीज हैं, इस तरह की पूरी लिस्ट है। अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भी आप गवर्नमेंट नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें फिर कुछ ही बच्चे उसमें से सेलेक्ट होते हैं और वो ही फिर सेंट्रल पूल कोटा के लिए अप्लाई भी कर सकता है। तो इन सब के नॉर्म्स नहीं पता होते कैंडिडेट को, अगर वो बिलोंग भी करता है उस कैटेगरी से, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई नॉर्म है जिसके थ्रू उसको सीट मिल सकता है। ओबीसी में कई तरह के, स्टेट में कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, हर स्टेट में अलग अलग, कहीं ओबीसी 1, ओबीसी 2, कहीं ओबीसी ए, कहीं ओबीसी बी, कहीं एसटी ए, एसटी बी, कहीं एससी डिप्राइव्ड, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं। वो उनको प्रॉपर पता नहीं होता, उन्हें पता है कि वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एमबीबीएस जिस टाइम पे किया था उन्होंने एससी फाइल किया था, अब कैटेगरी में कुछ चेंजेस आ गए हैं। मान के चलते हैं, ये एग्जाम्पल है कि आपने जिस टाइम पे एमबीबीएस किया आपने एससी कैटेगरी में किया, अब कैटेगरी में कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आ गए हैं, उस अमेंडमेंट के आधार पे आप एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या एससी में भी या एसटी में भी आप ट्राइबल एरिया के एससी हैं, एसटी हैं, एसटी ए जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम ट्राइबल एरियाज। ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पे उसके लिए भी अलग से रिजर्वेशंस हैं, ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां एससी में डिप्राइव्ड के लिए अलग रिजर्वेशंस हैं, और आपको नहीं पता तो आपने वो सर्टिफिकेट नहीं बनाया, और आपने वो सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो इंस्टेंट पे आप नॉर्मल एससी में अपनी चॉइस फिलिंग कर दोगे और आपको वो सीट नहीं मिल पाएगी जो आपको मिलनी चाहिए थी। और ऐसे 50 तरह के नियम होते हैं जो कैंडिडेट को नहीं पता होता और वहां पे वो गलती करता है। फीस हर साल अपडेट होता है, फीस के बारे में कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, वो प्रॉपर गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे लास्ट ईयर का अपडेटेड है, इस साल का तुरंत गूगल अपडेट नहीं कर सकता या कोई प्राइवेट वेबसाइट अपडेट नहीं कर सकता। वो कॉलेज को नहीं पता होता है, एट इंस्टेंट काउंसलिंग से 4 दिन पहले कॉलेज को पता चलता है कि अच्छा उसकी फीस ये है। यूपी में पिछले साल काउंसलिंग स्टार्ट होने से 5 दिन पहले फीस चेंज कर दी गई, तो वो गूगल पे कहां से आएगा और दूसरे किसी प्राइवेट वेबसाइट पे कहां से आएगा। उसके लिए टाइम टू टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि हां कब कौन सी फीस की जगह पे क्या चेंज हो गई। फीस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने लास्ट ईयर का एक पीडीएफ देख लिया जिसमें लिखा हुआ है कि यूपी में इस कॉलेज में ये सीट मिल गई लास्ट ईयर इतने रैंक पे, आपको लगता है इस साल भी मिल जाएगी, पता चला कि इस साल फीस कम हो गई जिसकी वजह से कट ऑफ जो है काफी ऊपर चला गया, फीस ज्यादा हो गई इसलिए कट ऑफ नीचे आ गया। ये एनालिसिस नहीं कर पाते कैंडिडेट्स।
तो रैंडमली काउंसलिंग करना बिल्कुल ही गलत बात है। काउंसलिंग का अपना एक अप्रोच होना चाहिए, अपना एक प्रोसेस, अपनी एक प्लानिंग होनी चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की तैयारी करना था, उतना ही इंपॉर्टेंट अच्छे से काउंसलिंग को अप्रोच करना है। जब तक आप अच्छे से काउंसलिंग को अप्रोच नहीं करेंगे, एक अच्छी सीट आपको नहीं मिलेगी। पता चलेगा जिस बैच में आप हैं, उस बैच में आपके रैंक के भी कैंडिडेट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, और आपसे 20,000 ऊपर रैंक वाले बच्चे भी हैं, 15,000 ऊपर रैंक वाले बच्चे भी हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ओपीडी आईपीडी कुछ नहीं है, पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको ट्रीट कहाँ करेंगे? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी डेवलप हो रहा है। आपको पता नहीं है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, आपको ये नहीं पता कि कॉलेज कब खुला है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है, आपने रैंडमली चॉइस फिल कर दिया 250 के 250 कॉलेज, आपको कहीं पे एक सीट मिल गया, आप खुश हो गए। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि अगर मुझे 15 लाख रुपए फीस दे करके एक प्राइवेट कॉलेज मिल पाता है, या 11.5 लाख रुपए फीस दे करके एक प्राइवेट कॉलेज मिलता है, जहां हर महीने मुझे 50,000 या 60,000 रुपए या 70,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिल रहा है, और वो कॉलेज उस गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, 50 साल 60 साल या 80 साल पुराना कॉलेज है, तो मुझे वहां से एमडीएमएस करना चाहिए, उस गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करना चाहिए जो कि 4 साल 5 साल या 10 साल पुराना है। अगर आपके पास वो 11.5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं आप कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो बात अलग है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अब अटेम्प्ट नहीं ले सकते, एमडीएमएस उन्हें करना ही है, और उनको वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच ले लें। नॉन क्लिनिकल में एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट मिल जाता है, आपका रैंक 50,000 40,000 है, आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच एक गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मिल जाता है, और वहां पे अगर आपको 1 लाख रुपए 90,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, तो एटलीस्ट 3 साल में आपने कुछ एक अर्निंग की, आपने एमडीएमएस कर लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर में सोचना जरूरी है काउंसलिंग से पहले। गलतियां बहुत सारी जो है कैंडिडेट करते हैं, उन गलतियों को करने का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है, बिकॉज दूसरी बार का मौका नहीं मिलता यहां पे, क्योंकि ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है। आपको बॉन्ड के नॉर्म्स नहीं पता होते, आपको स्टाइपेंड के नॉर्म्स नहीं पता होते। आप किसी एक कॉलेज में जा रहे हो जहां पे आप 30 लाख की फीस दे रहे हो, वहां पे आपको 80,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है पर मंथ, 10 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। आप किसी कॉलेज में जा रहे हो जहां 18 लाख फीस आप देते हो, वहां 20,000 रुपए स्टाइपेंड आपको मिल रहा है। दोनों में फर्क हो गया। अगर कॉलेज की रेपुटेशन में फर्क है और 5-6 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है स्टाइपेंड के हिसाब से, स्टाइपेंड को इंक्लूड करके, और सिर्फ 5 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। ऐसे 50 चीजें हैं जिस पे आपको सोचना चाहिए काउंसलिंग करते टाइम पे। तो दोस्तों ये सारी गलतियां हैं, ये तो मैंने रैंडमली आपको बताई हैं। पीडीएफ पे कभी भी ट्रस्ट मत करिए, बिकॉज पीडीएफ जो है वो एक रैंडम एक पेपर है जिसपे लास्ट ईयर का डिटेल लिखा हुआ है। उस डिटेल को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनालाइज आप कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ हमेशा कैटेगरी पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उस स्टेट का पॉपुलेशन बहुत कम है, कॉलेज थोड़े ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली वहां पे कट ऑफ जो है वो काफी ऊपर तक, जो मतलब काफी ज्यादा रैंक वाले बच्चे तक को सीट मिल सकता है। तो स्टेट के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको सोच के काउंसलिंग अप्रोच करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि डोमिसाइल अगर आपने उस स्टेट से कर लिया है एमबीबीएस तो आपको वहां का डोमिसाइल मिल गया, लेकिन डोमिसाइल के भी नियम चेंज हो जाते हैं। संतोष मेडिकल कॉलेज से अगर कोई एमबीबीएस कर लेता है तो यूपी का डोमिसाइल उसे नहीं मिलेगा। एएमयू बीएचयू से कोई एमबीबीएस कर लेता है तो यूपी का डोमिसाइल उसे नहीं मिलेगा। कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर मैंने तो एएमयू से किया है, एएमयू तो इतना गवर्नमेंट कॉलेज है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा डोमिसाइल का बेनिफिट? नहीं मिलेगा, नॉर्म है। उसके लिए वो जो यूपी का 50 पन्ने का प्रोस्पेक्टस है वो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा आप कितने स्टेट का पढ़ोगे? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सोचना जरूरी है। इससे अलग स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अगर आपके पास बजट है और आप स्टे वैकेंसी राउंड तक वेट करते हैं तो कई बार स्टे वैकेंसी राउंड में सरप्राइजेस मिल जाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपको पता है कहां पे कितनी सीटें वैकेंट हैं, कहां पे आप अप्रोच कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, क्योंकि उसमें फिजिकली पहुंचना पड़ता है और सारे कैंडिडेट हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपको पता है हर साल का ट्रेंड कि इस कॉलेज में इतनी सीटें बची हैं और यहां पे लास्ट ईयर ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ डिटेल कहीं भी अवेलेबल नहीं होता, मॉपअप राउंड का नहीं होता, तो उसका डिटेल अवेलेबल होना बहुत जरूरी है।
इनिशियल स्टेज में फर्स्ट राउंड में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो रिलैक्स रहते हैं, सिर्फ टॉप ब्रांचेस टॉप कॉलेजेस डालेंगे चॉइस फिलिंग में। सेकेंड राउंड में उनको वो भी नहीं मिलता जो उनको मिल सकता था, क्योंकि जिस बच्चे को मिल गया है, आपसे बहुत ज़्यादा रैंक था उसका या बहुत खराब रैंक था, लेकिन उसने फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिल कर दिया, उसको सीट मिल गया, वो नहीं छोड़ेगा, तो वो सीट तो गया, वो अब आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक जाते जाते अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, तो वो आप फर्स्ट राउंड में ही करो। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आपको सोचनी चाहिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिस्टेक्स में ये जो मैंने आपको गिनाई है ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा मैं ऐसे 1 घंटे तक वीडियो बनाता रहूँगा, ख़त्म नहीं होने वाला। एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर के और सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग तक जो है वो मिस्टेक्स करते हैं कैंडिडेट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी डिटेल जानकारी चाहिए और आपको अगर मिस्टेक नहीं करनी है, आप किसी काउंसलर से जुड़ सकते हैं, तो आप जुड़िए। हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे भी हमारी पेड सर्विसेज काउंसलिंग की ले सकते हैं। इसके बारे में और कोई डिटेल जानकारी चाहिए, किसी और स्टेट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हैं। नमस्कार।